Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is weather, climate and adaptations. And the key elements that we will study are dependence of weather and climate on Earth's rotation, weather, climate, seasons, climatic adaptations of animals in polar regions, climatic adaptation of animals in tropical rainforests and bird migration. अब हम जब भी वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या होगी आने वाले 24 घंटों में। अब ये हमें ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मान लो हमें कहीं जाना है, स्पेशली बाहर हिल स्टेशंस में जाना है, तो पता होना चाहिए ना वहाँ का वेदर कैसा रहेगा। अब ये वेदर हमें पता कहाँ से चलता है? एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको हम कहते हैं मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं कि ये किसी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एटसेट्रा का डेटा कलेक्ट करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। जितनी सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं ना, जहाँ से आप मान लीजिए आपने फ़्लाइट पकड़ के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनको सबसे ज़्यादा इस न्यूज़ की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर वेदर ठीक नहीं है या तो फ़्लाइट डिले हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, तो पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस होती है और फाइनेंशियल लॉस होता है इंडस्ट्री को। इसलिए इनके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को वो अवॉइड कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन्स एटसेट्रा। इनका इफ़ेक्ट भी ह्यूमन लाइफ पे और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट वेदर एंड क्लाइमेट विच डिपेंड अपॉन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन। अब ये एक रोटेशन 24 घंटे में पूरी करती है। एट द सेम टाइम अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है। यहाँ पे कितना टाइम लगता है? 365 and 1/4 डेज। इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो अर्थ एक ही टाइम पे रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। जो रोटेशन है उसका क्या असर होता है? हमारा दिन और रात इसी से पता चलते हैं। सबसे पहली बात, अर्थ का जो एक्सिस है ना वो सीधा नहीं है, वो एक एंगल पे है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करती है, अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने है और डायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट आ रही है उस हिस्से में होता है दिन, और जो हिस्सा पीछे की तरफ है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही वहाँ पे होती है रात। अब ये चेंज करेगा, तो जहाँ पहले रात थी वो हिस्सा आगे आ गया, वहाँ दिन है, और जो आगे का हिस्सा था वो पीछे चला गया, वहाँ पे रात है। जैसे आपसे कहा था इसका एंगल जो है वो सीधा नहीं है, ये 23.5 डिग्रीज पे थोड़ा सा टिल्टेड है। और जो सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है ना वो एकदम से गोल नहीं है, थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। आपने कभी लट्टू से खेला है? जब लट्टू घुमाते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल भी घूमता है और ऐसे ऐसे भी चक्कर लेता है। हमारी अर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट करती है। और किस अर्थ के हिस्से में कितनी सनलाइट आ रही है उससे तय होता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहेगा। अब अर्थ की जो सरफेस है वो भी कर्व्ड है, तो हर हिस्से में इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलता। जिस हिस्से में सनलाइट बहुत ज़्यादा रिसीव होती है वहाँ गर्मी होती है, और जहाँ पे कम होती है सनलाइट रिसीव वहाँ पे सर्दी या ठंड होती है। So let us perform the following activity to understand this concept. Take a ball of medium size, suspend this ball with the help of a string. Now hold a torch in front of it at some distance and turn it on. Now observe the light received by the various parts of the ball. You will find that the part of the surface of the ball which is closer to the torch, it receives more light, while the further part receives less light. So do weather and climate and season represent the same terms? No. So let us understand what they actually are. We'll begin with weather.
Weather is the condition of atmosphere at a particular place or time. Weather is primarily concerned with the air or the atmosphere at any given place at any point of time, whether it is warm or cold, wet or dry and cloudy or windy. तो जिस जगह पे क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सब डिसाइड करता है कि वहाँ का वेदर क्या है. अब वेदर अगर हमें पता है तो हम पहले से एडवांस में प्लान कर सकते हैं कि किसी जगह पे, जैसे कि हिल स्टेशन है या कोई और जगह, वहाँ पे किसी खास समय पे जाना चाहिए या नहीं. वेदर रिपोर्ट कुछ ऐसी नज़र आती है. नाउ वेदर रिपोर्ट जो है ये मीटीरियोलॉजिस्ट प्रिपेयर करते हैं. अब ये कैसे करते हैं? सैटेलाइट से इनको इमेजेस मिलती हैं और साथ साथ जो वेदर स्टेशंस होते हैं ना अलग अलग सिटीज़ में, वो इनको डेटा देते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा क्या होगा. इन सब को इकट्ठा करके ये सुपर कंप्यूटर्स में जब ये जानकारी जाती है तब हमें वेदर फोरकास्ट मिलता है. किसी भी एक दिन में वेदर जो है एक जगह का अलग अलग हो सकता है. जैसे कि सुबह बड़ी प्लेजेंट है, दिन में बड़ी अजीब सी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है और रात में बारिश है. नाउ वेदर चेंजेस जो हैं ये हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द अर्थ्स वेदर इज ड्रिवन बाय द सन. जो हीट एनर्जी सन की किसी भी जगह पे पड़ती है तो वो वाली सरफेस उसको ऑब्जॉर्ब करती है और फिर एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट करती है. ये जो इसकी एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन है ये डिटरमिन करती है कि किसी पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा होगा. एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 1 degree Celsius over the 20th century. So here is an interesting activity. To observe variation in weather with the help of weather forecast data, you require daily newspaper for a week. Now read the weather report in daily newspaper and record in the following table. कि संडे को ह्यूमिडिटी क्या है या होगी, सनराइज टाइम, सनसेट टाइम, टेम्परेचर मैक्सिमम क्या और रेनफॉल मैक्सिमम और मिनिमम क्या. तो ये सारी चीज़ें आप पूरा एक हफ्ते के लिए रिकॉर्ड करिए. You will find that weather conditions are not same for any 2 consecutive days. ये आपस में चेंज होते रहते हैं. Now we come to climate. Climate क्या है? किसी भी जगह का अगर आप लास्ट 30 या 35 ईयर्स का वेदर लें और उसकी एवरेज निकालें तो वो आपका क्लाइमेट है. जैसे कि बेंगलुरु का माइल्ड क्लाइमेट है, चेन्नई में बड़ी ह्यूमिड क्लाइमेट है, कश्मीर में बड़ी ठंड वाली क्लाइमेट है और चेरापूंजी में मॉनसून या बारिश वाली क्लाइमेट है. Hence, the climate refers to the common average weather conditions at a particular place over a long period of time. अब फैक्टर्स क्या हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? वो है उस जगह का लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ह्यूमिडिटी एंड ऑल्सो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज किस टाइप के हैं. So India shows variation in its climatic conditions. It has different climate at different places. Now the following chart shows the data of average rainfall and temperatures in Mumbai and Delhi. अब यहाँ पे आपको दिल्ली का क्लाइमेट चार्ट दिया है कि मंथ वाइज जनवरी से लेके लेटर से जुलाई या फिर दिसंबर तक वहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितनी रही, एवरेज टेम्परेचर मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना. सिमिलरली यहाँ पे आपको मुंबई का क्लाइमेट चार्ट दिया है. यहाँ पे भी मंथ वाइज जनवरी टू दिसंबर कितनी एवरेज रेनफॉल है, कितना एवरेज मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं. नाउ ऑब्जर्व दीज चार्ट्स केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड सितंबर मुंबई रिसीव्स हेवी रेनफॉल while the rainfall in Delhi is much less. Similarly, temperature range in Delhi is wide, not only in summer and winter temperatures, but also in day and night temperature. On the other hand, the range of temperature in Mumbai is small.
Now let us look at the difference between weather and climate. So climate, it is the average atmospheric condition of a large region over a prolonged period of time, whereas weather is the atmospheric condition of a place on earth on daily basis. Climate is stable pattern of weather of a place and generally remains unchanged. Weather can change from day to day and even hour to hour. Climate is assigned to a large area, that is for a region or country. Weather is assigned to a small area. Climate includes average temperature, rainfall, etc. which prevail in a region. Weather conditions include factors like temperature, rainfall and humidity of a place. किसी भी जगह का इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, दूर है कि नज़दीक है, इससे भी डिसाइड होता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहेगा। थिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वो सी लेवल के बहुत पास है और इक्वेटर के भी पास है, तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है। जबकि श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये ना तो सी से दूर है बल्कि इसका ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है और इक्वेटर से भी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो यूजुअली ठंडा रहता है। जो जगह इक्वेटर के बहुत नज़दीक है जैसे कि चेन्नई, वहाँ का क्लाइमेट टिपिकली ट्रॉपिकल रहेगा, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन यहीं के जो हिल स्टेशंस हैं जैसे कि ऊटी, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कूल रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट या कि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेजर्ट एरियाज में टिपिकली क्या क्लाइमेट रहता है? हॉट और ड्राई। एग्जाम्पल क्या है? राजस्थान, जिसका टेम्परेचर ज़्यादातर दिन में पूरा साल बहुत हाई रहता है, लेकिन विंटर्स में जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे होती हैं, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लो हो जाता है। सिमिलरली इस एरिया की जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम है। अब इसके कंपैरिजन में हम अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द ईयर जो है वहाँ पे रेन रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वेट है। अब रेन गेज इज अ डिवाइस which is used for measuring the amount of rainfall in an area. It is designed to collect the rain falling over a certain area, the volume of which can be measured with a measuring cylinder, and the amount of rainfall is measured in millimeter. So rain gauges have been believed to be used in India for more than 2000 years. Now let's come to seasons. अब इतना हमें पता है, 4 अलग अलग सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब सीजन किस पे डिपेंड करता है? अर्थ की रेवोल्यूशन सूरज के आसपास जो हो रही है उस पे। सो व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द डेज आर लॉन्ग एंड वार्म, दिस इज समर। व्हेन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ gradually moves away from the sun, this condition brings cool weather. This is autumn. When this particular part of earth moves farthest from the sun, the days are shorter and cold. This is winter. When the same part of earth again begins to tilt towards the sun, we experience spring. It should be noted that the seasons in नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर आर रिवर्स्ड। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे विंटर रहती है। नाउ लेट अस लुक एट क्लाइमेटिक अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट रहती है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। किसी जगह की सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पेशल फीचर्स या हैबिट्स बनाता है, उसको कहते हैं अडेप्टेशन। ऑफ कोर्स ये जो अडेप्टेशन है इसको फॉर्म करने में जनरेशंस बीत जाती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। So here in this chapter we will study the effect of climate on the adaptations of animals living in polar regions and the tropical rainforest. The Arctic and the Antarctic regions belong to polar regions. Some of the countries belonging to polar regions are
Canada, Alaska, Finland and Greenland. Siberia and the entire Antarctica continent also belongs to this region. While the tropical rainforests are the regions in the tropics. Some of these countries are India, Malaysia, Indonesia, Brazil and Kenya. तो सबसे पहले देखते हैं पोलर रीजन्स. ये जो पोलर रीजन्स है ना, ये अर्थ के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे हैं. और यहाँ पे ज़्यादातर सन जो है ना, वो साल के सिर्फ 6 महीने नज़र आता है. तब भी इसकी जो सन रेज या जो वार्मथ है वो बड़ी वीक होती है. तो ये जगह जो है सबसे ज़्यादा कोल्ड है, ड्राई हैं, आइसीएस्ट हैं और सबसे ज़्यादा विंडीएस्ट भी हैं. The cold temperature recorded in the high inland regions of Antarctica was minus 89 degrees Celsius in winter and minus 30 degrees Celsius in summer. There is no permanent settlement in Antarctica. On the other hand, in the Arctic region, people live on the highlands along the sea coast. Here, normal winter temperature is minus 40 degrees Celsius, while the warmest month of June has a temperature of about 10 degrees Celsius. So, let us look at the animal life in polar regions. अब यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो बड़े छोटे हैं क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है. अब यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत लो है, तो एनिमल्स ने अपने आप को इस जगह पे सरवाइव करने के लिए अडाप्ट कर लिया है. यहाँ पे ज़्यादातर कौन से एनिमल्स मिलते हैं? पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, रेंडियर्स, मस्क ऑक्स एंड वॉलरस. सो लेट अस डिस्कस दीज एनिमल्स. सबसे पहले वी विल डिस्कस पोलर बियर. दे आर फाउंड इन अलास्का, कैनेडा, ग्रीनलैंड एंड अदर आर्कटिक कंट्रीज. अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल स्नो पड़ी रहती है, तो ये एक जगह पे वैसे ही नहीं रह सकते. ये हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं खाने की तलाश में. समटाइम्स दे ऑल्सो स्विम फार इनटू द सी. अब जो पोलर बियर्स हैं ये सील की स्किन, फैट और इंटरनल ऑर्गन्स को खाते हैं, उनका मीट नहीं खाते. दे शो फॉलोइंग अडेप्टेशंस दैट इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श कंडीशंस. सबसे पहले इनकी 2 थिक फर की लेयर्स होती हैं जो कि केराटिन से बनी हैं ताकि ये गर्म और ड्राई रह सकें. फिर इनके फर का कलर वाइट होता है ताकि ये जो आसपास का बर्फीला बैकग्राउंड है उसमें ये मर्ज हो जाएं और प्रेडेटर से बचे रहें. अब इनकी जो स्किन है उसके नीचे 11 सेंटीमीटर थिक फैट की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं ब्लबर. ये इनको गरम रखने में हेल्प करती है और जब ये आइसी कोल्ड वाटर में स्विम करते हैं तब भी इनको मदद मिलती है. इनके जो पैर हैं इनमें बड़े छोटे छोटे सॉफ्ट से बम्प्स होते हैं. ये क्या करते हैं कि आइस में इनके जो पैर हैं उनकी ट्रैक्शन को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्लिप ना हो. और इनके जो क्लॉज होते हैं ना वो बहुत ही शार्प होते हैं ताकि आइस पे अपनी grip बना सकें. So the claws are 5 in number on each foot. Also, it has long hair between the bumps on its feet. This helps to keep it warm. फिर इनके कान बड़े छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस ज़्यादा ना हो और इनको बड़े दूर से अपने प्रे की स्मेल आ जाती है. अंडर वाटर इनके नॉस्ट्रल्स 2 मिनट तक बंद रह सकते हैं. ये जो है 6 मीटर्स की डेप्थ तक डाइव मार के फिश कैच कर सकते हैं. उस टाइम पे जब ये स्विम कर रहे होते हैं तो इनको जो आगे के पॉज हैं ना ये प्रोपेलर्स की तरह काम करते हैं और पीछे की जो लेग्स हैं वो फ्लैट रहती हैं रडर्स की तरह. अब इस फीचर की वजह से ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं एंड दे कैन एक्चुअली स्विम एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर. फिर इनके जो टीथ हैं बहुत ही शार्प और बड़े बड़े हैं ताकि ये अपने प्रे को बड़े ईजीली फाड़ और काट सकें. देन इनके बॉडी के अंदर एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कि ये एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज ना हो और प्रोटेक्टेड रहें. नाउ वी कम टू पेंगुइन्स. Now most penguins live in the Antarctica and also along the southern coast of Africa, Australia and around New Zealand. Penguins belong to bird species
बट ये उड़ नहीं सकते। इनका एक यूनिक फीचर है कि ये हमेशा जोड़े में रहते हैं और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। जो फीमेल पेंगुइन्स हैं वो नेस्ट बनाती हैं और अपने अंडे उनमें रखती हैं। उस टाइम पे जो मेल पेंगुइन्स हैं वो हंट करते हैं और खाना खाते हैं। बाद में फीमेल जो है वो हंट करने जाती हैं और खाना खाती हैं, और उस टाइम पे जो मेल्स हैं वो एग्स को हैच करते हैं। जब एग्स हैच हो जाते हैं तब दोनों पेरेंट्स जाते हैं और फूड कलेक्ट करके लाते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। A penguin can recognize its own baby out of a crowd of thousands to feed it, and they have a much better vision underwater, लेकिन लैंड में थोड़े से शॉर्ट साइटेड हैं। Now let us look at the adaptations of penguins. इनके जो फेदर्स हैं वो बहुत डेंसली पैक्ड हैं, उनके बीच में गैप नहीं है, इसलिए ये एक वाटरप्रूफ कोट की तरह काम करते हैं। इनकी स्किन के नीचे 3 सेंटीमीटर थिक फैट की लेयर है जिससे ब्लबर कहते हैं। ये इनकी बॉडी को फ्रीजिंग कंडीशंस में बचा के वार्म रखती है। इनकी जो बॉडी है फ्रंट से वाइट है और बैक से ब्लैक है, ताकि ये अपनी सराउंडिंग्स में जब स्विम कर रहे होते हैं तो ब्लेंड इन कर जाएं। फिर इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, फीट जो हैं इनके पैडल की तरह हैं, और विंग्स जो हैं वो फ्लिपर की तरह हैं ताकि ये अच्छे से स्विम कर सकें। Now they can swim at a speed up to 14 to 15 kilometers per hour. After the chicks are born, they huddle together. वो जो छोटे से इनके चिक्स होते हैं ना, वो आपस में इकट्ठे होकर के रहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ रह के गर्म रह सकें। अब ये कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, जिससे कि वॉलरस या सी लायन टाइप के जो एनिमल्स हैं, जो प्रेडेटर्स हैं, वो इनको इजीली अटैक ना कर पाएं। अब बर्ड्स जो हैं उनकी बोन्स हॉलो होती हैं ताकि वो उड़ सकें। पेंगुइन की जो बोन्स हैं ना वो हैवी होती हैं ताकि ये अंडर वाटर फूड लेने के लिए जा सकें। फिर पेंगुइन्स जो हैं वो सॉल्टी वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, और इनकी आइज़ के ऊपर एक बादाम की शेप का ग्लैंड होता है जिससे ये एक्सेस सॉल्ट को फिल्टर आउट करते हैं। नाउ डू यू नो दैट पोलर बियर्स आर नोन टू बी वेरी गुड प्रीडेटर्स बट दे नेवर हंट पेंगुइन्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलर बियर्स जो हैं वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पेंगुइन्स नहीं हैं। Now, although polar bears have strong sense of smell, they never let their prey escape. But even then वो penguins को hunt नहीं करते क्योंकि opposite poles पर रहते हैं। Now we come to the tropical rainforests. The rainforests that lie between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are called the tropical rainforests. यहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड ज़्यादातर रहता है और ये रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट है। नाउ दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज एंड रिसीव एन एवरेज ऑफ 125 to 660 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। नाउ द टेम्परेचर इन अ रेन फॉरेस्ट rarely gets higher than 40 degrees Celsius or drops below 20 degrees Celsius. Average humidity is between 77 and 88%. Indian tropical rainforest exists in the Western Ghats and the northeastern regions of Assam. In other parts of the world, tropical rainforests are found in the Amazon basin in Central America, the Congo basin in Central Africa, and Malaysia, Indonesia, and New Guinea in Southeast Asia. So let us look at the animal life in tropical rainforests. यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूसली एक वार्म क्लाइमेट है और बारिश की क्लाइमेट है, तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट मिलती है रहने के लिए. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizard, snakes, birds and insects. अब इतने टाइप के जो एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं तो इनमें फूड के लिए बड़ा ही फियर्स कंपटीशन रहता है, तो इसके वजह से इनमें भी कुछ कुछ अडेप्टेशंस हैं ताकि ये इकट्ठा इस जगह पे सरवाइव कर सकें. तो कुछ एनिमल्स को हम देखते हैं कि उनकी क्या अडेप्टेशंस हैं. सबसे पहले विल बिगिन विद दी मंकी.
अब यहाँ पे बहुत तरह के मंकी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनके यहाँ पे मंकी मिलते हैं उनको कहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज। इनकी अडेप्टेशंस क्या हैं? एक तो इनकी टेल जो है ना, पूंछ बहुत लंबी होती है। इस पूंछ से वो ब्रांचेस को पकड़ पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। ऐसी पूंछ को कहते हैं प्रीहेंसाइल टेल। नाउ दिस मेक्स द हैंड्स ऑफ द मंकी फ्री टू हैंडल अदर थिंग्स। फिर इनके जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं ताकि पेड़ की ब्रांचेस से स्विंग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकें। और जो इनकी प्रीहेंसाइल टेल है ना, उसको भी चीज़ों को ग्रास्प या पकड़ने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द लायन टेल्ड मकाओ। ये इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं और ये ज़्यादातर ट्रीज़ के ऊपर ही अपना फूड और सेफ्टी के लिए रहते हैं। इनको लायन टेल्ड मकाओ क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे शेर के आगे बाल होते हैं ना, ऐसे ही इनके सिल्वर कलर के बाल हैं जो सिर पे चीक से लेके चिन तक रहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दी अडेप्टेशंस ऑफ द लायन टेल्ड मकाओ। इनका क्या है कि ये ओमनिवोर्स हैं। ये फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ताकि डेंजर के अगेंस्ट एक दूसरे को गार्ड कर सकें। और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए ये जेस्चर्स या फिर ग्राउलिंग साउंड या स्क्रीम्स यूज़ करते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और डेंजर के अगेंस्ट वार्न कर सकें। नाउ वी कम टू दी एलिफेंट। ये भी एक बहुत ही वेल नोन इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला जानवर है। इनके भी बड़े डीप फैमिली बॉन्ड्स होते हैं और हमेशा रिलेटेड फीमेल्स अपनी फैमिली ग्रुप्स में रहती हैं। लेट अस नाउ लुक एट दी अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। एक हॉट क्लाइमेट में कंफर्टेबल रहने के लिए इनके कान बहुत बड़े होते हैं जिनको ये फ्लैप करते हैं या हिलाते रहते हैं ताकि इनको कूलिंग इफेक्ट मिले। फिर इनके जो टस्क हैं वो मॉडिफाइड टीथ हैं। वो क्या करते हैं? इनको मदद करते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों को या ब्रांचेस को तोड़ सकें और मुंह में डाल के फिर च्यू कर सकें। अपनी जो इनकी एक लंबी सूंड होती है ना, नोज़, इससे क्या करते हैं? चीज़ों को पिक करते हैं, पानी पीते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। अब इनकी जो नोज़ है वो बड़ी ही शार्प होती है और इनको बड़ी दूर से स्मेल आ जाती है। फिर इनके कान क्योंकि बहुत बड़े हैं, ये बड़ी लो पिच साउंड को इजीली सुन सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू दी रेड आइड फ्रॉग। नाउ द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्री टॉप्स, ऑन ब्रांचेस एंड लीव्स. It sleeps by day, stuck to leaf bottom with its eyes closed and body markings covered. अब इनकी अडेप्टेशंस क्या क्या हैं? इनकी बहुत बड़ी रेड आईज हैं जिससे कि प्रीडेटर्स डर जाते हैं और इन पे अटैक नहीं करते। फिर इनके जो पैर हैं उनमें स्टिकी पैड्स हैं, ये इनको ट्री क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। फिर इनकी जो टेल है वो लंबी है, वो ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ बनाने में हेल्प करती है। इनके हाथ और पैर ऐसे हैं कि ये किसी भी ब्रांच को बड़े इजीली होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू टूकन. Toucan is a bright colored bird. It adapts itself to get food not easily reachable by other animals. So let us look at the adaptations of a toucan. इसकी बीक जो है बहुत लंबी है, उससे क्या है कि ये फ्रूट्स और नट्स तक बड़ी इजीली पहुंच सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। नट्स क्रैक करने में भी इनकी बीक जो है ना बहुत हेल्प करती है और इंसेक्ट्स या जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं उनको भी हंट करने में मदद मिलती है। इनके दोनों लेग्स में 4 क्लॉज हैं, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ। तो जब ये फूड के लिए ढूंढ रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ट्री के ब्रांच में पकड़ इनकी इजीली और अच्छे से बन जाती है। और जो इनकी इतनी कलरफुल अपीयरेंस है वो सराउंडिंग्स में ऐसे ब्लेंड होती है कि प्रीडेटर्स को ज़्यादा इजीली ये नज़र नहीं आते। सो ये जो ट्रीज के अंदर होल्स होते हैं उनमें सोते हैं। बाई चांस अगर होल छोटा हो और उसमें फिट नहीं आ रहे तो ये अपने आप को ना छोटी सी फेदरी बॉल में कन्वर्ट करके उस
होल में छुप जाते हैं या सो सकते हैं। नाउ वी कम टू मकाओ। Macaws are beautiful, brilliantly colored members of the parrot family. They are intelligent, social birds that often gather in flocks of 10 to 30 individuals. अब इनके adaptations क्या हैं? इनकी बीक जो है थोड़ी सी हुक्ड है, जिससे ये नट्स बड़ी इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और इन्हीं की जो बीक है वो इनको अपने प्रेडेटर्स जैसे कि स्नेक वगैरह से फाइट करने में मदद करती है। Now we come to insects. ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है। सो अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, मॉस्किटोज, स्पाइडर्स, ants and butterflies are found here. Many of them have brilliant colors. Now we come to bird migration. Now it is a kind of adaptation shown by animals in order to protect themselves from cold. जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्लाई करते हैं ताकि एक जगह के एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से, जो कि उनके अपने होम रीजन में होता है, वहाँ से दूसरी जगह जा सकें जहाँ पे उन्हें गर्मी मिले। ये जो इनकी मूवमेंट है ना, अपने होम रीजन से दूसरी जगह पे जाना, इसको कहते हैं माइग्रेशन। अब हालांकि ये बर्ड्स जो हैं अडाप्टेड हैं हार्श क्लाइमेट में रहने के लिए, लेकिन तब भी इनको विंटर्स में थोड़ी सी वार्मर या गर्म जगह पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया। वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स इज साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड हरिके इन पंजाब। Now studies suggest that these birds orient themselves using the position of sun during the day and of stars at night. इसके साथ साथ कुछ और विजुअल क्लूज जैसे कि लैंड का लेआउट कैसा है, सी की स्मेल या वेव्स की साउंड, या फिर जो विंड की साउंड आती है ना जब वो माउंटेन से पास कर रही होती है, इनसे भी इनको मदद मिलती है डायरेक्शन लेने में। Now the most wonderful aspect of bird migration is that the location, route and perhaps even the techniques are programmed into their brains. Many migrating birds abandon their young as soon as they fledge, and a short time later the young migrate on their own. Now let us look at adaptations found in animals for protection from predators. So the first one is camouflage. कई एनिमल्स के कुछ कलर्स ऐसे स्पेशल होते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग में ऐसे ब्लेंड करते हैं कि वो प्रेडेटर्स को नजर ही नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कुछ बटरफ्लाइज के जो विंग्स हैं वो ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं कि प्लांट के ग्रीन लीव्स में छुप जाते हैं। सेकेंड वन इज हाइडिंग। कुछ एनिमल सिंपली क्या करते हैं, बरोज या फिर रॉक्स के नीचे या पत्तियों के नीचे या ट्री की बार्क में छुप जाते हैं ताकि वो प्रेडेटर्स को नजर ही ना आए। नाउ दे ऑल्सो कैन स्केयर द प्रेडेटर्स। नाउ सम एनिमल्स कन्विंस द प्रेडेटर्स कि वो बहुत बड़े और वाइल्ड या फियर्स हैं, जबकि वो उतने होते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल many butterflies have large eye designs on wings which make them look like head of large animals. Then they have warning color and scent. Poisonous animals openly advertise their defense with color and scent. When a predator eats one member of the group, it gets sick. The memory stays with the predator who will avoid that animal in future. So now let us look at the key takeaways from this chapter. Weather is the condition of atmosphere at a particular place and time. Climate is the average weather conditions over a long period of time. The factors which affect the climate of a place are latitude, altitude, distance from the sea, ocean currents, direction of the wind, humidity and human activities. Then seasons depend on revolution of earth around the sun. Various types of organisms are found in different climatic regions. The seasonal movement of the complete population of animals from one place to another place is called migration.
So I hope this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will be easy now.